बट आई थिंक जिस दिन पहली बार हमने मिस्टर टाटा से मिले, उन्होंने पैसा डाला, तो उनको ऐसा लगा कि बच्चे हमारे कुछ अच्छा कर रहे हैं कि मिस्टर टाटा ने मिला उनसे। मेरे हिसाब से ये दोनों डिग्रीज से, एजुकेशन से बहुत ऊपर कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे का मूवमेंट कहाँ से कहाँ जाता है। ये एक्चुअली लोग बोलते थे कि तुम अपनी कंपनी बेचो, कि यार बेचने से बेटर नहीं कि मैं खरीदना चालू कर दूँ कंपनी। मैं आप इसके पहले बताओ, मुझे ये जानना है वो पहला, जैसे बहुत सारे लोग स्टार्टअप चलाते हैं, हमने वर्क इंडिया 2014-15 में शुरू किया था, 2021 7 साल हो गया, हमारे माइंड के किसी कोने में आईपीओ वर्ड और ऐसा आ नहीं रहा था। तो मुझे जानना है कि आपके माइंड में वो ड्रॉप कैसे हुआ कि एक्चुअली अगेन एक्सपोजर है। अच्छा, एक्सपोजर, आपको सब पता होना चाहिए दुनिया में क्या ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं। मैक्सिमम फाउंडर क्या देखते हैं कि यार फंडिंग रेस करना है, फिर फटाफट बड़ा करना है, फिर एमएनए करना है या कुछ और करना है। करेक्ट। बट कोई ये नहीं समझता कि यार कितने तरीके हैं, पैसा कितने और तरीके से रेस किया जा सकता है, कैसे और तरीके से बिल्ड किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि पूरी जर्नी में मेरा एक्सपोजर हमेशा बहुत था। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता था हमेशा, बहुत सारे लोगों की हेल्प करता था, तो अपने आप से मिलने को होता था, या फिर मैं बहुत पढ़ता था। इतनी सारी चीज़ें मैं पढ़ता था कि मुझे पता था कि यार आईपीओ भी एक रास्ता है, मैंने भी एक रास्ता है, एंड लोगों से मिलते रहते थे। एक्चुअली लोग बोलते थे कि तुम अपनी कंपनी बेचो, मतलब बिल्ड करो 7 साल वीसीज के साथ और फिर बेच दो। मुझे हमेशा लगा कि यार बेचने से बेटर नहीं कि मैं खरीदना चालू कर दूँ कंपनी। मतलब आइडियली लोग सेलिब्रेट करते हैं कि यार इसने अपनी कंपनी बेच दी, इसको राइट। मुझे लगता था आइडियली वी शुड सेलिब्रेट कि इसने कंपनी खरीद ली। सही बात है। तो मेरे दिमाग में एक जो थॉट प्रोसेस है ना कि अब ये प्रॉब्लम पकड़ी है, अब इसको लंबा खींचना है। अब ये पूरा रिसर्च के जैसा बैठ के इसको पूरा फिक्स करके दुनिया को दे करके जाओगे कि भाई ये लो। तो फिर मुझे लगा कि अब आईपीओ की तरफ बिल्ड करते हैं। और मुझे ये चीज़ एक शुरू से पता थी कि तुम आईपीओ तब जा सकते हो जब कंपनी पैसे बना रही हो। बाकी चीज़ मुझे कम पता थी। एक और ठीक था कि मुझे एक्सपोजर के अलावा ना देयर वाज ऑलवेज इंटरेस्ट इन फिगरिंग आउट कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे का मूवमेंट कहाँ से कहाँ जाता है, ये हमेशा इंटरेस्ट रहा। करेक्ट। कि अगर किसी ने पैसे बनाए तो मेरे को हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे बनाए, क्यों बनाए, क्या हुआ यहाँ पे। एक इनहेरेंट क्यूरियोसिटी है टू नो कि पैसा कैसे बनता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में एक्सपोजर एंड इंटरेस्ट इन मनी, जैसे लोग बहुत सारा वो करते हैं कि यार पैसे की बात नहीं करते बच्चों से। हमारे घर में जैसे था कि पिताजी दिवाली पे बता देते कि देखो ये अपने घर की बैलेंस शीट है, अपने पास इतना पैसा है, इतना लोन है, इतना ये एसेट है। थोड़ा इंकरेजमेंट भी रहता था कि यार पैसे की बात करनी है, कि अपने को ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। ये चीज़ आप बच्चा एज अ स्मॉल किड भी आप मैथ करके निकाल सकते हो कि यार ये तो फ़ायदा ही नहीं है, इसको फ़ायदा ही नहीं है, इंक्रीमेंटल वैल्यू बहुत कम है और खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया। ये काम 20 रुपये में आता है, ये 200 रुपये में, तो बहुत ही मार्जिनल बेनिफिट है। तो ये जो पैसे की समझ है, ये शुरू में मतलब घर में माहौल था कि तुम्हें समझ में आता था कि पैसा क्या है, एंड ओवर टाइम वो बिल्ड होता गया। ये जो आपने एक जो पॉइंट बताया ना, ये मैंने 2017 तक तो मैं भी पैसे को लेकर के स्ट्रगल कर रहा था। सैलरी बढ़ रही थी बट ठीक है। उसके बाद से ना मैंने एक छोटा सा से चालू किया कि मदर को बता देता था मैं, या अपनी जब मेरी शादी हो गई तो वाइफ को कि ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है। मतलब सबको ये मैं बताता था कि देखो जैसे पूल होता है ना पानी का, तो उसमें से उससे ज़्यादा नहीं निकालो, उससे ज़्यादा निकालोगे तो घाटे में जाओगे। तो ये देख लो, ये बैलेंस शीट है, इसको मैनेज करते हुए आगे बढ़ना। तो वो लोग भी साथ में पार्टनर बनते थे निर्णय लेने में। नहीं तो वो तो है कि घर में पैसे की बात होनी चाहिए, कि हर डिसीजन ना एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन है, आप बात करो उसके बारे में कि क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। तो वो धीरे धीरे इंकरेजमेंट है। तो मुझे लगा इन दो के चीज़ें में धीरे धीरे मुझे समझ में अच्छा कि आईपीओ क्या होता है, कैसे होता है। ये मुझे काफ़ी जल्दी क्लियर होने लग गया था कि आईपीओ के बाद कंपनी स्टेबल हो जाती है, फिर आप और कंपनी को खरीद भी सकते हो, फिर आप धीरे धीरे बड़े हो जाते हो, एंड प्रेशर रहता है हमेशा, एक डिसिप्लिन रहता है। मैंने लोगों से पूछा भी लोग कंपनी पब्लिक क्यों जाती है, तो सबसे बड़ा लोगों ने बोला कि यार एक डिसिप्लिन रहता है आदमी का, हर क्वार्टर रिजल्ट देना होता है। तो अब ऑब्वियसली आप प्रेशर से अपनी ज़िंदगी ख़राब भी कर सकते हो, बट अगर आप पॉजिटिवली उसको यूज़ करो, हर चीज़ का पॉजिटिव नुकसान दोनों ही है। तो अगर आप ऐसे आदमी हो जो हर चीज़ में नुकसान ढूंढ लेते हो तो आपका नुकसान होगा। बट अगर आप बैलेंस कर पाते हो कि कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, और आप अपने आप को ऐसे बैठा लो कि थोड़ा पॉजिटिव ज़्यादा हो नुकसान कम हो, तो अच्छी चीज़ है। तो लोगों ने बोला कि देखो अगर तुम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो तो 30 साल तक बढ़ता रहे, तो ये जो डिसिप्लिन है, प्रेशर है, ये आपको हेल्प करेगा। तो काफ़ी बार जब मैं मिलता था लोगों से जिनकी कंपनीज, जैसे हमारे एक शेरोडन की 2-3 कंपनीज पब्लिक गई थी पहले, उनसे बात करते थे, पूछते थे कि क्या होता है, कैसे होता है, धीरे धीरे क्यूरियोसिटी रही। तो एक्सपोजर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी, ये 2 बड़ी चीज़ें मेरे हिसाब से हर आदमी के लिए, जो आपको यहाँ तक फिर आगे आईपीओ में लेकर, मेरे हिसाब से ये दोनों डिग्रीज से, एजुकेशन से बहुत ऊपर आती है, बहुत ऊपर आती है। इसको अगर लंबा खींचना है तो 30 सालों तक तो पब्लिक मतलब लेके रहना मुश्किल है 30 साल तक। कंपनी का रेजिलियंस ही बढ़ जाता है काफ़ी। करेक्ट।
जैसे बच्चों के लिए भी नहीं होता है कि अगर एग्जाम नहीं होंगे या क्लास नहीं होगी तो बच्चे एक हद तक पढ़ाई करेंगे, बट एक इंटरमीडिएट माइलस्टोन होता है कि अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम वो आ गया, मिड सेमेस्टर एग्जाम आ गया, एंड सेमेस्टर एग्जाम आ गया, तो फिर एक प्रेशर के साथ पढ़ाई होती रहती है। वही छोटे छोटे गोल रहते हैं तो आदमी बढ़ते रहता है। तो आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे तो था कि कंपनी तो वैसे ही बिल्ड होगी आगे। जैसे हमारे एक शेयर होल्डर हैं जो यूएस में इन्वेस्टर हैं, उनकी 4-5 पोर्टफोलियो कंपनीज जा चुकी है। तो हम एक बार यूएस ट्रिप में उनसे मिले कि आपको क्या लगता है इस बारे में, तो उन्होंने पूरा ये चीज़ समझाया कि एक तो यू शुड बी रेडी, एक उन्होंने ये भी हमें समझाया कि तुम्हें बहुत बार क्या होगा कि बूम साइकिल आएगा, जो मार्केट में बहुत पैसा है, तो हर आदमी आके एकदम अनाप शनाप वैल्यूएशन पैसे तुम्हें दे देगा। करेक्ट। लेकिन पब्लिक मार्केट तो वो नहीं करेगी। पब्लिक मार्केट में तो एकदम रैशनल वैल्यूएशन रहता है। तो अगर आपने टू मच रेस कर लिया, इतना ज़्यादा रेस कर लिया, इतना वैल्यूएशन हाई हो गया कि अब पब्लिक मार्केट में वो वैल्यूएशन निकालने के लिए 5 साल की मेहनत लगेगी, तो आपका आईपीओ डिले होता जाएगा। करेक्ट। ये भी एक रीज़न है कि लोग बोलते हैं कि कंपनी जब प्राइवेट ज़्यादा टाइम रह रही है, वो इसलिए रह रही है कि बूम साइकिल में पैसा बहुत सारा रेस कर लेते हैं, वैल्यूएशन हाई हो जाता है। अब उस वैल्यूएशन में ग्रो करने के लिए 5 साल चाहिए, तो आईपीओ खिसकता आता है। बहुत जल्दी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बहुत खर्चा करके एमएनए की तरफ जा रहे हो या फिर आप डिसिप्लिन से बिल्ड करके आईपीओ की तरफ जा रहे हो। तो ये समझ हम लोग को 2016 में आ गई थी। तो हमें उस हिसाब से हमने प्लान चालू किया कि हमें खर्चा उतना ही करना है ताकि हम पब्लिक मार्केट में ग्रो कर पाएँ। तो फिर हमने उसी हिसाब से पूरा बिल्ड किया। तो हमने 2020 में आई थिंक लास्ट क्वार्टर समझ लो, नवंबर दिसंबर में हमें ऐसा लगा कि हर महीने पैसे ट्रेजरी में ऐड हो रहे हैं। ब्रेक इवन नहीं बोलूँगा, जितना कनेक्शन होता था, बिकॉज हम लोग प्रीपेड खरीदते हैं, जैसे एयरटेल का प्रीपेड कनेक्शन होता है। करेक्ट। आप साल भर का रिचार्ज पहले दिन करा लेते हो। करेक्ट। तो आप सारा रेवेन्यू में तो नहीं डाल सकते। करेक्ट। बट कैश फ्लो तो बैंक में आ गया। तो हमें लगा कि चलो मिलते हैं लोगों से, समझते हैं बैंकर से, पब्लिक मार्केट में जो लोग बैठे हैं उनसे, कि हम क्या 5 चीज़ें करेंगे अभी कि हम लोग आगे जाके जा सकते हैं। तो हमने लोगों से मिलना चालू किया। 1-2 चीज़ें थी जो हमें काफ़ी लोगों ने बहुत कंसिस्टेंटली बोली कि देखो, उन्होंने बोला कि देखो थोड़ा एक साइज चाहिए रहता है तब तुम जा सकते हो, बट तुम्हारे बिजनेस में एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमने ज़्यादा कंपनीज में नहीं देखी है, वो ये कि तुम्हारा एबिटा हर क्वार्टर में इंक्रीज कर जाता है। जैसे आईटी सर्विसेज कंपनीज उनका एबिटा रहता है 15%, 20%, 25%, राइट, और वो फिक्स रहता है। मार्जिन प्रेशर रहता है तो कॉस्ट वो लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, तो एक मेंटेन करते हैं मार्जिन। करेक्ट। बट तुम्हारा तो अपने आप से बढ़ता रहता है। एंड ये चीज़ उन्होंने बोला कि ये चीज़ बहुत कम कंपनीज में इंडिया में है। एंड ऐसे नॉवेल आइडियाज़ का डिमांड अलग से क्रिएट हो सकता है। आप जहाँ पे हैं भी उस स्टेज पे भी आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स ला सकते हो। देखो फाइनली तो आपको टॉप टियर इन्वेस्टर चाहिए रहता है जो आपको राइट डायरेक्शन में पुश करे, राइट। अगर कोई बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स लेके आते हो जो बोलेंगे यार सारा खर्चा बंद करो, इन्वेस्टमेंट बंद करो ग्रोथ मतलब फ्यूचर में, और आज सारा प्रॉफिट निकालो, तो उससे क्या होता है कि कंपनी गलत डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो आपको हमेशा बैलेंस चाहिए रहता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में। ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ लॉन्ग टर्म फोकस और शॉर्ट टर्म बिल्कुल ही छोड़ दिया। करेक्ट। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ शॉर्ट टर्म क्या लॉन्ग टर्म, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए रहती है हर चीज़। जो आपने इंटरव्यू के स्टार्ट में बोला था कि बैलेंस चाहिए, हेल्थ नहीं बिगाड़नी है। हाँ, तो बैलेंस अप्रोच चाहिए रहती है। तो फिर उसके लिए कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स, कुछ शॉर्ट टर्म कुछ लॉन्ग टर्म सब चाहिए रहते हैं। तो आई थिंक वो तभी मिल पाते हैं। तो एक यूनिक स्टोरी की वजह से उन्होंने बोला कि देखो आप अभी कुछ काम है, बट हो सकता है कि मैं 1 साल में निकल जाए बाहर। हाँ सही बोल रहे हो, 25 साल से वो लोग ने डाला ही बिलियंस इंडिया का स्टोरी बहुत अट्रैक्टिव है ना। मतलब यंग आपने छोटी सी भी गलती की है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आपको उसको रिजॉल्व तो करना ही है। तो उसे बाद में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो वो मुझे लगा कि अगर आईपीओ जाना है तो आप पूरा आपका आज से 10 साल बाद लोग 9 साल की जगह 20 साल तक होल्ड करेंगे। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा सुन के कि अच्छा हम लोग जा सकते हैं 1 साल में ही। फिर काम करना चालू किया, कुछ रुकावटें आई, बट टाइमली सब कुछ रिजॉल्व होता गया। एंड हम लोगों ने फिर जिस दिन सोचा था उससे 8 महीने बाद हमने DRHP फाइल कर दिया। तो पहले मुझे लगा था 2-3 महीने लगेंगे, बट मुझे लगा था कि बहुत सारी हर्डल्स भी आएगी। तो पहले लगा था कि 2 साल लगेंगे बिकॉज बहुत सारी रुकावटें आएगी। वो बैलेंस शीट क्लियर करना और सारी चीज़ें। बट उन्होंने हमारे पेपर वर्क देखा तो बोला कि यार तुम्हारा बहुत ही क्लीन पेपर वर्क है, कुछ भी गलती नहीं है, कुछ तुमने मिस्टेक ऐसी नहीं की है जो अंडू करने में टाइम लगेगा। बिकॉज शुरू में क्या होता है, जल्दबाजी में लोग काम करते हैं तो बहुत सारे छोटे टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। करेक्ट। बट हमारे साथ में ये हुआ था कि हमारे जो CFO हैं वो 9 साल से हमारे साथ में ही है। तो हमने डे 1 कोई मतलब विद इन टॉप 15 पीपल में एक अच्छे सीनियर CFO को हायर कर लिया था जो उनको मैं पहले से जानता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो डिसिप्लिन मेंटेन रहा, कुछ गलती नहीं की हमने, सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट थे। तो वो सब करते हुए तुम्हारा पेपर वर्क जल्दी हो गया रिलेटिव। अगर कोई सुन रहा है एंटरप्रेन्योर बनना है तो एटलीस्ट अगर एक फाइनेंशियल पर्सन रहा तो कई साल बचा देता है वो कंपनी को। स्पेशली जो हम लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, हम लोग CA नहीं है। एंड मेरे घर में काफ़ी लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, CA भी हैं। तो मुझे था कि उसकी एक वैल्यू है और उसमें गलती करते हो तो बहुत
नुकसान होता रहता है। वो ना क्या बोलते हैं कि आपने छोटी सी भी गलती की है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आपको उसको रिजॉल्व तो करना ही है, तो उसे बाद में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये है कि शुरू में ऐसी सब गलतियां मत करो। तो हमने शुरू में बहुत जल्दी हायर कर लिया था कि फाइनेंस पर्सन होना चाहिए था कि, तो उसकी वजह से हमारा फाइलिंग भी बहुत जल्दी हो गया। तो अगस्त में हमने फाइलिंग किया, फिर उसके बाद हमने लास्ट ईयर एक रोड शो किया अक्टूबर में, तब भी काफ़ी इंटरेस्ट हाई था, बट हमारा अप्रूवल आता था नवंबर एंड हो गया, तब फिर मार्केट थोड़ा हिलने लग गया था। हाँ। फिर जनवरी के बाद तो फिर यूक्रेन वॉर चालू हो गया, उसके बाद तो बहुत टाइट हो गया सब कुछ। हाँ। तो एक दो कंपनीज निकल गई उस साइकिल में, मई के ड्यूरेशन में डिलीवरी निकल गई, बट हम लोग का नंबर नहीं लगा उस टाइम पे। इस साल अगस्त तक भी लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, हमने तो सोचना चालू कर दिया था कि रीफाइलिंग करेंगे, बट आई थिंक सितंबर में मोमेंटम आ गया तो हम लोग निकल पाया। तो आई थिंक वो मुझे लगा कि एक कंपनी में अगर आप आईपीओ जा रहे हो तो वो आईपीओ में फाइनेंस का रेडीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही वो सेबी बहुत स्ट्रिक्टली चेक करती है कि आपने कुछ बदमाशी तो नहीं, क्योंकि वो शुरू में हम अपनी दुकान जैसे चलाते हैं और आप पब्लिक लेकर के जा रहे हो तो सब चीज़ें क्लीन होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। जैसे सिंपल से आप रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, आज पैसे आ गए, वो आप डेली अक्रूवल भी कर सकते हो, वीकली अक्रूवल भी कर सकते हो, तो सब कुछ टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए। अब उसके लिए तभी होगा जब आपका थोड़ा सा फाइनेंस का जो पूरा इकोसिस्टम है वो मैच्योर हो। तो हमें लगा कि वो हमने इतना सोच के नहीं किया था, बट हाइंडसाइट में वो हमारा हो गया कि, तो उसकी वजह से हमारा काफ़ी टाइम बच गया। अदरवाइज मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतने शॉर्ट विंडो में निकालना। एंड तो वो मुझे लगा कि अगर आईपीओ जाना है तो आप पूरा आपका काला चिट्ठा निकलेगा एंड वो क्लीन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप फिर बैठ के एक जैसे बहुत सिंपल सा होता है कि हर क्वार्टर में बोर्ड मीटिंग करनी होती है, तो वो इंटरनल रिकॉर्ड्स में ही रहती है, तो बहुत आसान होता है कि आपने अटेंडेंस शीट साइन नहीं कराई। अब वो लास्ट मिनट में सब सारी बनती है, उसकी पेनल्टी पे होती है, तो काम हो जाता है, बट आपके 2 वीक निकल जाते हैं। 2 वीक तो टाइम तो ऐसे ही टूटता है, एक दिन टूटता है, फिर मार्केट हिल जाता है तो तुम्हारी इंटरेस्ट खत्म हो जाती है। और इनका सबका रिएक्शन कैसा था? जैसे आपने सबको मेल भेजा हो ना कि भाई हम अब जा रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं। करेक्ट। तो कुछ लोगों ने बोला होगा कि यार ये बहुत सही है। जैसे कुछ इन्वेस्टर्स से बोल सकते हैं, जैसे मैं देख रहा था डीआरएचपी में सचिन बंसल और बिनी बंसल का जो है वो सेल कर रहे हैं। करेक्ट। लेकिन रतन टाटा सर का आई थिंक वो नहीं सेल कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं सेल कर रहे हैं। करेक्ट। और मुझे उसमें बीनेक्स भी नहीं दिखा सेल कर, बीनेक्स भी नहीं सेल कर। हाँ, तो इनका अलग अलग रिएक्शन कैसा लोगों का आया कि यार 5 साल हो गए, एग्जिट ले लेते हैं, कि उनका आया कि नहीं आ रहे थे क्या? मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हमारे कुछ इन्वेस्टर 9 साल पहले आए, हाँ, कुछ 8 साल पहले आए, कुछ 6 साल पहले आए, कुछ 4 साल पहले आए। करेक्ट। तो जो इन्वेस्टर बाद में आए, हाँ, वो सब बोल रहे हैं कि हमारे फंड में देखो, ये सब ना क्लोज एंडेड फंड्स रहते हैं। इंडिविजुअल्स का छोड़ देता हूँ मैं, पहले इंडिविजुअल्स का मैं अलग से बात करूँगा, बट फंड्स में इन सब के क्लोज एंडेड फंड्स हैं। टिपिकली 7 से 12 साल के फंड होते हैं। करेक्ट। तो अगर ये जैसे जिसका फंड 10 साल का है और अगर वो 5वें साल में है अभी, हाँ, तो वो 2 साल रुक के बेचना चाहेगा, बिकॉज उनको अपना पूरा अपसाइड रिटर्न करना है। सही। बट जिनका 7 साल हो गया उनके लिए कि दे विल वांट टू स्टार्ट सेलिंग। एंड अब जो इंडिविजुअल्स 9 साल पहले आए थे उनके लिए आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं, बट बहुत सालों का प्रेफरेंस ये रहता है कि यार मेरा 9 साल हो गया है तो अब ये टाइम है, इतना मेहनत किए हैं, कुछ तो मिलना चाहिए। में ऐसा नहीं इंडिया में कि लिक्विडिटी बहुत फटाफट आती है। हाँ। आज से 10 साल बाद लोग 9 साल की जगह 20 साल तक होल्ड करेंगे, बिकॉज लिक्विडिटी है। करेक्ट। अभी क्या है कि मैंने अगर 20 इन्वेस्टमेंट किए तो 1 ही 2 में लिक्विडिटी आती है, तो मेरे को लगता है कि मैं कुछ तो पैसा वापस आए और मैं री इन्वेस्ट वगैरह जो भी। तो सबका अपना अपना थीसिस रहा है वैसे। तो आई थिंक मैंने देखा कि सबका अलग अलग आंसर भी आया उस हिसाब से। कुछ लोगों ने बोला है कि यार अभी मेरे पास पैसे हैं, मेरे को अभी लिक्विडिटी नहीं करना है, तो लोग वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगा कि मुझे पूरा बेचना है, तो सचिन और मिनी दोनों पूरा बेच रहे हैं। बट उस जगह पे उसी कोर्ट में 2-3 और एंजल्स हैं जो नहीं बेच रहे हैं। जैसे उसमें आशीष एंड नीता गोयल है, वो लोग नहीं बेच रहे हैं, मुकुल सिंघल नहीं बेच रहे हैं उसमें। तो आई थिंक 50-50 बेसिकली वो पर्सनलाइज्ड है, नॉट एज अ। तो हमने देखा कि टोटल इन्वेस्टर्स में वो लोग टोटल इन्वेस्टर का जितना होल्डिंग है 45 में से, उसमें से वो लोग 23 बेच रहे हैं, 26 अभी भी है होल्ड कर रहे हैं। मेरे को एक्चुअली लगता था कि लोग ज़्यादा बेचेंगे। अच्छा। मैंने शुरू में जब भेजा था तो इन्वेस्टर्स का तो लिक्विडिटी को लेके इंडिया में थोड़ा कंसर्न रहा है, बिकॉज इंडिया आज से 3-4 साल पहले तक इंडिया की एकदम ग्लोबल मार्केट में एक नोटोरियस इमेज थी। बहुत सारा होप स्टोरी है। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, लास्ट लार्ज कंज्यूमर मार्केट ग्लोबली आज की तारीख में। बाकी सारे कंज्यूमर मार्केट हो गए, इंडिया इज कंसिडर्ड एज द लास्ट लार्ज ग्लोबल मार्केट। करेक्ट। तो दुनिया भर के सारे इन्वेस्टर इंडिया में पैसे डालते ही रहते हैं। करेक्ट। इंडिया से कोई पैसे रिटर्न नहीं करता था। हाँ। तो पिछले 3 साल में ऐसा हुआ कि पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा रिटर्न किया इंडिया से। हाँ। पिछले 2 साल में प्राइवेट मार्केट ने भी बहुत रिटर्न किया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी रिटर्न जाना चालू हुआ है इंडिया से।
हाँ सही बोल रहे हो, 25 साल से वो लोग ने ढाला ही बिलियंस क्योंकि इंडिया का स्टोरी बहुत अट्रैक्टिव है ना, मतलब यंग डेमोग्राफिक है, कंट्री में ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं है। ऐसा नहीं कि इंडिया ने बहुत रेगुलेट किया कि आप आ सकते हो, आप नहीं आ सकते हो। इंडिया हैज़ बीन वेरी वेलकमिंग कंट्री फॉर इन्वेस्टर्स। तो उस मामले में इट इज़ कंसिडर्ड मोर सेफ जोग्राफी रिलेटिवली। तो अच्छा वेलकमिंग पॉस्चर रहा गवर्नमेंट का पिछले 20 साल में। तो लोग आते गए फाइनली अभी 4-5 साल में इंडिया ने अच्छे से खुल के पैसा रिटर्न किया है। तो आज आपको एकदम सुकून भरी नींद आएगी, मतलब इतनी बड़ी जर्नी। और आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा रहा कि भाई कुछ बन रहा है, मतलब कुछ सिग्निफिकेंट दिखेगा आपकी, हाँ दिख रहा है कि बनाया है अच्छी। हमारी फैमिलीज में देखो ऑब्वियसली थोड़ा काफ़ी सपोर्ट रहे बिजनेस। हमने जब बोला भी कि जॉब छोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट आई थिंक जिस दिन पहली बार हमने मिस्टर टाटा से मिले, उन्होंने पैसा डाला, तो उनको ऐसा लगा कि बच्चे हमारे कुछ अच्छा कर रहे हैं कि मिस्टर टाटा ने मिला उनसे। उनके लिए बहुत, मेरी नानी ने बोला कि मुझे पता लगा कि तू बड़ा आदमी हो गया अभी। तो मैंने कहा मेरी नानी को ये चीज़ मेरे मतलब वो हुआ कि बिकॉज मेरे अंदर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं फील कर रहा हूँ कि जो मैंने कहा, जैसे मैंने अपना जॉब छोड़ा, हाँ, और मैं ये चालू कर, अब तो मेरे घर पे तो बहुत डांट पड़ेगी, को फाउंडर हो मतलब कौन छोड़े, बोला देखो उसमें स्टेक है, वो रहने दो, बट कुछ करना है। जो आपने बोला ना कि वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, कुछ एक ट्राई कर सकते हैं। इंडिया में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कुछ ट्राई करना है और लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन भी मिलेगी, मेरा भी कुछ बनेगा। तो वहाँ से मैं वही सोच रहा हूँ कि वो एंड गेम वो पैसे का नहीं था, वो है बीच में जब कोई रिकग्निशन ऐसे किसी व्यक्ति से मिले जिसने कंट्री के लिए कुछ किया, तो वो एकदम आहा लगता है कि यार बेटा नहीं, वो तो बहुत बड़ा वैलिडेशन है। आई थिंक पेरेंट्स के लिए वो तो बहुत बड़ा है कि उनको हमेशा कि तुम कितना भी अच्छा करो, कितना भी खराब करो, पेरेंट्स को तो हमेशा टेंशन रहती है, देखो तुम्हारे फ्यूचर 100% रहती है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर, मैं नानी से फ़ोन पे बात कर रहा था एक बार, तो नानी ने बोला कि मेरे को बताया किसी ने, उन्होंने आई डोंट नो फोटो देखा कि नहीं, उनको पता चला है बात, तो उनको भी लगा कि हमारे पोते कुछ अच्छा कर रहे हैं। अरे वाह, तो कितना सुकून है। मुझे लग रहा है कि उससे बढ़िया ये तो नहीं होगा, ये सेकंड नंबर पे आएगा। दैट इज माय बिगेस्ट चेरिश्ड मोमेंट। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक चीज़ और भी चेंज हुई है इंडिया में, कि और एटलीस्ट मैंने पहली बार एक्सपीरियंस की कि बहुत एनकरेजमेंट रहा है। जैसे हमने पहली बार पब्लिक जाने की बात की, तो हम लंदन से भी हमने उनको मेल किया कि सर हमें मिलना है, तो उन्होंने फट से नेक्स्ट टाइम मीटिंग दी कि आ जाओ मिल लो। फिर उन्होंने काफ़ी ऐसा नहीं लगा कि डराया कि मत जाओ, ये करो, कैसे करोगे, बहुत एनकरेजिंग था कि बहुत अच्छा लगा कि तुम ट्राई कर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि पब्लिक कंपनी करना ईजी नहीं होता है, तो कोई किसी के लिए बोलना भी बहुत आसान है कि क्यों जा रहे हो, तो डरा भी सकते थे, बट उन्होंने बहुत ही एनकरेजिंग वर्ड्स दिए। उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि मेरी अगर लाइफ में 2 ही लर्निंग है IPO को लेके, तो ये है। राइट, तो एक बताना चाहोगे कोई भी एक लर्निंग? जैसे एक वो था कि यार पब्लिक मार्केट याद रखता है सब कुछ, ऐसा नहीं कि आप कुछ बोल के निकल लिए। जो भी बोलोगे सारे चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रहती है, लोग सब नोट्स लिखते हैं। आप 10 साल बाद भी मिलोगे तो आपको बता देगा कि आपने इस दिन इतनी बजे आके ये बोला था मैं। अरे ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपसे एक बार गले मिलना चाहूँगा, आज आपका IPO पूरा कंप्लीट हो गया है। वैसे भी होंगे जो 50 साल के 55 साल के हैं, बिल्कुल, उन्होंने अपने ये पैसा सोच के डाला होगा कि कुछ बने, मेरे पेंशन का रिटर्न है, आपकी वजह से मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो बोलते हैं कि पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर की मतलब हाथी से बड़ी मेमोरी होती है। हाँ। तो सब कुछ याद रहता हूँ। मैं जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे पब्लिकली, मेरे पास उसका शीट है, कोर वॉच लिस्ट। करेक्ट, उनके फाउंडर ने क्या बोला कि अगर मैं अपना पैसा डाल रहा हूँ तो मैं ट्रैक करता हूँ इस साल इस क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आया, वैसा मैं रखता हूँ। ये जो आप बोल रहे हो मैं रिलेट कर रहा हूँ कि भाई वो याद रहता है। तो आपको भी थोड़ा मैच्योर होना पड़ता है कि आप सोच समझ के बोलो, ऐसा नहीं कि कुछ ही बोल के निकल गए। तो वो बोलते हैं कि पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर की मतलब हाथी से बड़ी मेमोरी होती है। हाँ। तो सब कुछ याद रहता है उनको। तो ये एक चीज़ हमें बोली कि यार आपको सब कुछ सीरियसली करना है। आई थिंक मुझे लगता है कि आप गांठ बांध के रख सकते हो ये बात कि आप जो भी हो, आप जो भी बोलोगे वो लोग याद रखेंगे, लिख के रखेंगे। तो ग्रोइंग अप एक्सपीरियंस है ये भी। मुझे ऐसा लगता है कि आप छोटे होते हो तो आपको लगता है किसी को भी कुछ बोल के निकल लिया, बट आई थिंक जैसे जैसे आप बड़े होते हो उम्र में, तो आप अपने वर्ड्स का ज़्यादा केयरफुली यूज़ करते हैं। मैं कई बार ये वीडियो में जब कुछ बोलता हूँ ना, अकेले लेवल पे मैं एक्स्ट्रा रिस्क ले सकता हूँ। हाँ। मतलब खुद की कैपेसिटी, बट जब मैं इसमें बोलने जाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है सामने वाला अपना रिस्क असेसमेंट ना किया हो और वो मेरे बोलने से कूद पड़े, जंप करे कि ये मैं कर देता हूँ, मैं बहुत ही कंफर्टेबली। फिर मुझे भी लगता है 10 साल बाद मैं भी ये वीडियो पलट के देखूंगा कि मैंने क्या बदमाशी की थी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग ग्रोइंग। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ग्रोइंग अप एक्सपीरियंस है, तो ट्रीट इट लाइक अ ग्रोइंग अप एक्सपीरियंस, नॉट अ जर्नी की हो जा रही है कुछ एक। डोंट थिंक ऑफ इट एज अ माइलस्टोन। आप एक बड़े से स्कूल में एडमिशन ले रहे हो जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी एक नई चीज़ के लिए, तो इस तरह से सोचो इस बारे में। तो वो मुझे लगा कि बहुत अच्छी सलाह रही कि अब आप बड़े हो गए हो,
अब आपको सब कुछ अच्छे से करना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं है कि कुछ हवाबाजी करके निकल लिया। और तो पहले था आप अपने लेवल पे जो भी चीज़ें कर रहे हो, आप पब्लिक के लिए आपका हर निर्णय करेक्ट पब्लिक के वेल्थ को ऊपर नीचे करेगा, आपके तो करेगा ही करेगा, वो तो ठीक। करेक्ट 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 गजब है यार, मतलब अलग लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप इट मेक्स यू मोर सिंसियर अबाउट लाइफ। ऐसा नहीं कि आप मन में आया तो ये कर दिया, अब नहीं, आप सोच समझ के करेंगे। बिकॉज सिर्फ आपका नहीं, आपके एम्प्लॉयज़ के अलावा बहुत सारे लाखों रिटेलर्स हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 50 साल के हैं, 55 साल के हैं। बिल्कुल, उन्होंने अपने ये पैसा सोच के डाला होगा कि कुछ ये बनेगा। मेरे पेंशन का रिटर्न है, आपकी वजह से मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आपकी अब जिम्मेदारी बनती है, तो आप बहुत जिम्मेदार बन जाते हो इस एक्सपीरियंस। तो ये जो एक्सपीरियंस है, आइडियली अगले 5 साल में जहाँ पे मैं हूँ, 5 साल बाद मैं उससे बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बन जाऊँगा, तो वो ज़्यादा बड़ी सक्सेसफुल मतलब ये बात पूरी है। जर्नी। हाँ, ये आपने बहुत 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 डीप बात बोली है कि कोई रिटायरमेंट वाला बंदा भी अपना पैसा डालेगा कि यार मेरा भी थोड़ा बनेगा, और आपकी वो जो रिसर्च वाली मेहनत है कि 30 साल तक इस प्रॉब्लम को नए लेवल पे ले जाना, उससे उसका भी बनेगा, आपका भी बनेगा। वाह, तो ये तो जिम्मेदारी, आपने एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी ली अपने कंधों पे कि पहले आप अपनी जॉब करते तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी, आपके घर वालों की जिम्मेदारी है, फिर आप कंपनी स्टार्ट करते हो तो आपके सारे एम्प्लॉयज़ और उनकी फैमिली की जिम्मेदारी आप पे आ जाती है। जब पब्लिक जाते हो तो जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, इन सब की भी आप जिम्मेदारी लेते हो, तो आपको थोड़ा सा जिम्मेदारी से बिहेव करना होगा। देखो, मार्केट ऊपर नीचे जाते रहेंगे हमेशा, वो तो जाएंगे, उसका आप कुछ थोड़ा सा ही कर सकते हो। बिजनेस भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट अगर आप अपना बिहेवियर जिम्मेदार रखोगे तो होपफुली वो सब अच्छा होता है, अच्छा ही होगा, सबके लिए अच्छा होगा। ये तो बहुत ही नोबल वर्क है। जैसे हम कई बार, जैसे आप भी सोचे रहोगे कि यार पैसा बनेगा तो कहीं मैं अपने गांव में या स्कूल खोल दूंगा या हॉस्पिटल, कुछ ऐसे दिमाग में आते रहते हैं, करेक्ट है ना? करेक्ट। मुझे लगता है वो तो है ही है, बट आपका जो बिजनेस परफॉर्म कर रहा है उससे जो लोगों की वेल्थ बन रही है, वो तो बहुत ही बड़ा डोनेशन है सोसाइटी के लिए कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, और इसमें अगर आप मेरे साथ पार्टनर हो तो आपका भी कुछ बन रहा है। और वो चीज़ जब मैं देखता हूँ रतन टाटा सर को, इन्फोसिस को, तो मुझे ऐसा लगता है यार इन्होंने क्या किया इंडिया के लिए, बाहर से पैसा लेकर के आ रहे हैं, और आपका भी 60-70% रेवेन्यू बाहर से आता है, 70% बाहर से। तो आप सिर्फ इंडिया में घुमा नहीं रहे हो पैसा, आप एक्चुअली बाहर से इंडिया के लिए लेकर के आ रहे हो, इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। करेक्ट। नहीं, वो तो मुझे लगता है कि इंडिया का फ्यूचर तो ऐसे ही बिल्ड होने वाला है कि देयर इज लॉट ऑफ वेल्थ क्रिएशन। ये पूरा आई थिंक आईपीओ का वो है। एंड अभी चैन की सांस तो नाना बंद चालू नहीं हुई है मुझे तो लगता है मुझे अभी भी टेंशन आती है क्योंकि आई थिंक आपका बिजनेस का रियल वैल्यू क्या है, ये आज से 1 साल बाद पता चलता है जब लॉक-इन्स खत्म होते हैं सबके। तब तक आई थिंक एक ज़्यादा जिम्मेदारी है टू मेक श्योर कि आप अच्छा करते रहो, बिकॉज आई थिंक आप चले गए और फिर 20% नीचे गिरा तो आई थिंक मुझे खुद जिंदगी भर खराब लगता रहेगा। वो फ्लक्चुएशन में ना, एक्चुअली वो मैंने ये चीज़ बाहर से फील की है, फ्लक्चुएशन में कुछ फाउंडर्स हैं आगे पीछे मन तो होता ही है यार स्टॉक गिर रहा है, लेकिन कुछ हैं जो संभल जाते हैं, उनको पता होता है कि ये जो भी फ्लक्चुएशन है वो रिजल्ट का गुलाम है। रिजल्ट शो किया ना 4 क्वार्टर, वो धाड़ वो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो हम लोग जब पब्लिक जाते हैं, मैं एक और आदमी मिला है, ऐसे ही बहुत ही पब्लिक मार्केट ये बहुत अच्छे वो हैं। हाँ, तो उन्होंने मैं बोला कि देखो फाइनली जो भी होता है एक चीज़ ध्यान रखना, आप अपना काम करो, मार्केट अपना काम करेगा। करेक्ट। आप मार्केट का काम करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप अपना काम करो, आप रिजल्ट लेके आओ, बाकी सब अपना आप हो जाएगा। कभी आपको आशीर्वाद जल्दी मिलेगा, कभी लेट मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर। बट आप अपना काम करना मत भूलना। तो जैसे ये जो सलाह है, हाँ, अब मुझे ऐसा लगा कि हमने एक लाइफ में एक चीज़ अच्छी की कि हमेशा जब भी कुछ नया कर रहे थे ना, हाँ, तो किसी ऐसे आदमी से मिले जो उस गेम में एक्सपर्ट रह चुका है। पब्लिक गए तो आप इन्फोसिस वाला से मिले, बिकॉज उन्हीं का सबसे ज़्यादा नाम है। मैंने देखा, मैं जब भी मिला सबने बोला कि देखो कॉम्प्लायंस का स्टैंडर्ड तो इन्फोसिस ही है, तो बेंचमार्क है, राइट। तो उनसे मैंने सलाह ली कि आपको क्यों लगता है कि इतना नाम है। तो मुझे लगा ये एक बड़ी सी चीज़ है कि आप, मैं एक लोगों को बोलता हूँ, इफ़ यू आर गोइंग टू जापान फॉर द फर्स्ट टाइम, टॉक टू 3 पीपल हु गॉन टू जापान बिफोर। फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके जापान मत जाओ, जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग जा चुके हैं। हाँ, उनसे सीखो, हाँ, और एक्सपर्ट से सीखो। हाँ, मेरे को एक चीज़ और लगती है कि लोग ना जो भी अपना दोस्त होता है उससे पूछ लेते हैं। मुझे लगता है उस फील्ड में जो भी आपके जान पहचान में सबसे अच्छा आदमी है उससे सीखो। और लोग बैठ के आपको फालतू में ज्ञान नहीं देंगे, आपको पूछना पड़ेगा कि आपके सर आपके हिसाब से व्हाट इज, इफ यू हैव टू समराइज योर 30 years ऑफ लर्निंग इन वन थिंग, व्हाट इज दैट थिंग। तो मुझे ये चीज़ लगी कि वो मेरे लिए काफ़ी रहा कि मैंने पूछा कि यार आपको अगर एक चीज़ लगता है कि क्या है तो आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या है। तो ये बहुत अच्छी लर्निंग होती है। और ये फ्रेमवर्क्स होते हैं जो आपको
और चीज़ सोचने में बहुत हेल्प करते हैं। फ्रेमवर्क, यस। तो इनका जो एक्सपीरियंस होता है 30 साल का, इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क। बट जब भी मैं किसी ऐसे आदमी से मिला जिससे मुझे लगा कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया, तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछा कि आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही लाइफ की। सबकी बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग रहती है, सबकी अलग अलग रहती है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, एक फ्रेमवर्क मिलता है, तो आप कम गलतियाँ करते हो। आप मुंह उठा के पहली बार जापान चले जाओगे तो हर चीज़ ठोकर खा के सीखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, किसी और ने ठोकर खाई आपके पहले, आप उससे सीख लो। एंड आप नई ठोकर खाओ, नई गलती नहीं गलती मत करो। ये गजब है। तो ये था पूरा। आई थिंक आप लोग इसमें इतनी सारी लर्निंग्स हैं, मैं इसमें बहुत सारे मतलब मेरे लिए खुद के लिए लर्निंग है। भाई देखो लाइट भी चली गई, लाइट बोल रही है कि अब रुक जाओ। अब आप लोग भी नहीं ऑब्जॉर्व कर पाओगे सारी लर्निंग्स। तो अब इसको यहाँ पे एंड करते हैं। बट मुझे तो आपसे बात करके इतना मजा आया और इंस्पिरेशन मुझे मिला कि मैं भी ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट करूँ जो लोगों को काम आए, नंबर 1, और लॉन्ग टर्म में काम आए, सिर्फ शॉर्ट टर्म का नहीं। जो आपने और दूसरा बैलेंस वाला जो आपने पॉइंट बोला कि भाई इतना मत स्ट्रेच करो कि हेल्थ गायब है और एक साइड आ रहे हो। इतने सारे फाउंडर्स की जो लर्निंग आपने मुझे एक लाइन बताई है ना, वो सब मेरे लिए, ये वीडियो जब मैं एडिट करूँगा तो मैं 4 बार सुनूंगा, तो वो मेरे दिमाग में 4 बार जाएगा, क्योंकि एडिटिंग करते रहते में वो सब आएगा। आप कुछ जो एक चीज़ बताना चाहते हो जो आपको लगता हो कि यार ये ना मेरे लिए गेम चेंजिंग साबित हो गया? एज अ फाउंडर या एज एंटरप्रेन्योर कोई भी एक प्रॉब्लम पिक करो जो आपके सबसे क्लोज हो, जिस पे आपको लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी चली जाएगी इसके लिए, आप वो चीज़ पकड़ लो, वो करो जो आपको 30 साल आप लगाने के लिए, आप अपनी ज़िंदगी लगाने के लिए रेडी हो। अगर आप वो कंपनी 5 साल बंद भी हो जाएगी तो आप 2 साल रुक के फिर वही कंपनी चालू करोगे। वो अगर आप पिक कर लेते हो तो आप बहुत खुश रहोगे, क्योंकि हर कंपनी बनाना बहुत तकलीफ वाला काम है। एंड फाइनली देखो पैसा बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, तो वो तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप सिर्फ सोशल कॉज लेके, अदरवाइज फिर आप एनजीओ करो। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। बिजनेस का तो गोल है कि आप जो भी मार्केट में आप लड़ो और जीतो। हाँ, और एंड तब जाके मज़ा आता है। तो मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप आप लोग को भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और मैं आपसे एक बार गले मिलना चाहूँगा। और आज आपका IPO पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू लोकेश, बड़ा मज़ा आया मिलके आपसे। बहुत 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 मज़ा आया मुझे भी। तो ये था, ये मैं बंद कर देता हूँ। ये तो सही में लाइट चली गई एक्चुअली। हाँ, आई थिंक लाइट भी हमें सिग्नल दे रही थी।